So we have Bhavna Pangal ma'am with us. She is a senior career counselor with IDC with more than 18 years of experience. Welcome, Bhavna ma'am. Thank you so much. Thank you, Mala. So, can we start? Yes, ma'am, we can start. Okay, great. So, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि आज हमारे वेबिनार से जुड़े हैं और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वेबिनार करने जा रहे हैं, राइट? लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप मुझे या तो चैट पर लिखकर या फिर रिएक्शंस में इमोजी अगर आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं तो मुझे ये बताएं कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसा, आप खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, आप किसी चीज को लेकर दुखी हैं, किसी चीज को लेकर आप स्केयर्ड हैं, घबराए हुए हैं। या तो आप मुझे चैट पर लिख सकते हैं और या फिर मुझे रिएक्शंस में जाकर इमोजी भी दे सकते हैं। आप मुझे बताएं आज आप कैसा फील कर रहे हैं। ओके, चैट पर भी लिख सकते हैं। तो लेट मी सी इफ आई हैव फ्यू आंसर्स ऑन चैट। ओके, सो मुस्कान सेज हैप्पी, वेरी नाइस। जानवी से स्लीपी। जानवी डोंट वरी, अभी हम इतना इंटरेस्टिंग वेबिनार करेंगे कि आपकी नींद उड़ जाएगी, राइट? अर्चिता ऑल्सो हैप्पी। अनुराग ने इमोजी, अभी आप जो बच्चे हैं वो इमोजी के थ्रू अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेल, exciting, Aditya says. Boring, Prakash says, as of now, but we do wait for some more time. I'm sure you'll find it interesting, right? Lazy also. Okay, hungry, happy. Very nice, very nice. Thank you so very much. Okay, very nice. Great. तो हम जैसा फील करते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं किसी भी मोमेंट पे, उसको हम बोलते हैं इमोशन। चाहे आप, हमने बहुत सारे इमोशंस देखे चैट में भी, या फिर मैं अभी एग्जाम्पल भी लूं कि हम कभी हैप्पी फील कर रहे हैं, कभी एक्साइटेड फील कर रहे हैं, कभी घबराए हुए हैं, कभी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, कभी ट्रॉमा में हैं, कभी बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये सारा जैसा हम महसूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं इमोशन। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक बुद्धि। और इमोशनल इंटेलिजेंस पे आज हम वेबिनार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे वेबिनार में हम आगे बढ़ेंगे, वर्कशॉप में हम आगे बढ़ेंगे, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। स्किल यानी हुनर। और जो एक स्किल होती है उसकी खास बात क्या होती है कि आप उसको सीख सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धि एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको जब जब तक आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, और उसके बाद जब जॉब करने भी जाएंगे, तो आपको वहां पर सफल होने में उसका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल सीख जाएं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आप आजकल का टाइम देख रहे हैं, इतनी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटर आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, एआई आया। किस किसने चैट जीपीटी और एआई का नाम सुना है? काइंडली रेज योर हैंड्स। हैंड रेज करके मुझे बताएं किस किसने चैट जीपीटी या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुना है। आदित्य कुमार ऑल्सो सेज ओके, ओके, ऑल राइट। प्रकाश ऑल्सो। सो या, तो क्या है कि इतना कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन का टाइम आ गया है, चैट जीपीटी आ रहा है, एआई आ रहा है, तो इतनी जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं कि जब आप काम करने या करियर या जॉब में जाएंगे, तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या वो चीजें हम करके चलें जिससे हमारी ये गारंटी हो जाए कि हम अपने जॉब और करियर में सफल होने वाले हैं। ठीक है। तो एक चीज जो आपकी इस बात की गारंटी दे सकती है कि आप करियर में सफल हो सकते हैं, आपकी एकेडमिक नॉलेज, पढ़ाई लिखाई, मैथ्स में आप अच्छे हैं, कंप्यूटर में बहुत अच्छे हैं, वो तो चीज चलो एक अलग चीज हो गई और बहुत जल्दी जल्दी वो बदलती रहती है। उसके अलावा जो दूसरी चीज है जो आपको एक तरह से इंश्योर कर सकती है कि आप अपने करियर में, अपनी पढ़ाई लिखाई में सफल होंगे, वो होती है स्किल। यानी कि आप में कोई एक खास हुनर। और ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसको समझेंगे, कैसे उसमें हम अपना पारंगत हो सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, ताकि आगे जाकर ये हम इंश्योर कर सकें
कि जिस भी सेक्टर, जिस भी इंडस्ट्री, जिस भी जॉब में हम होंगे तो हम वहां पर अपनी मनचाही सफलता पा सकें। ठीक है, तो अभी हम वर्कशॉप शुरू करते हैं so that we can all understand that. I'm just sharing my screen. You all can lower your hands now. अब आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। Give me a moment. Okay. So, emotional intelligence for career success, that is the topic of our workshop today, यानी कि भावनात्मक बुद्धि। अब हम इसको समझते हैं कि ये होती क्या है। So, emotional intelligence is the ability to recognize, understand and manage our own emotions and recognize, understand and influence the emotion of others. तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो दो तरह से काम करती है, एक हमारे लेवल पे, एक दूसरों के लेवल पे, कि हम अपनी फीलिंग्स को, कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को पहचानें, उन्हें समझें और उनको मैनेज करना सीखें। इसी तरह से दूसरे लोग कैसा फील कर रहे हैं, क्यों वैसा फील कर रहे हैं, हम उनको पहचानें, उनको समझें और हमारा जो उनसे रिलेशनशिप है उसको हम कैसे बेटर बनाएं। तो दो लेवल पे, एक हमारे खुद के लेवल पे और एक दूसरों के लेवल पे। जैसे कि मैंने बात की, आप अपने लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देखेंगे तो सेल्फ, सेल्फ यानी हम खुद। तो सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जागरूकता पैदा करनी, अपने बारे में जानना, एंड सेल्फ में सेल्फ मैनेजमेंट और उसको मैनेज करना। इसी तरह दूसरों के लेवल पे जब हम बात करते हैं तो सोशल अवेयरनेस, यानी कि दूसरों के बारे में जागरूक होना कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, कैसे वो बिहेव करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स की वजह से। और दूसरों में रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्योंकि जब हम ये जानेंगे कि हम कैसे महसूस कर रहे हैं और दूसरे कैसे महसूस कर रहे हैं, तो हम उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे टीचर्स हों, या जॉब में जाकर हमारे बॉस हों, या हमारे कलीग्स हों, या जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, उनके साथ हम अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर बना सकते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। तो दो पहलू, दो लेवल पे, एक सेल्फ के लेवल पे और एक दूसरों के लेवल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि ये चार चीज आज हम आज की वर्कशॉप में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, ठीक है? तो मीनिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज अवेयरनेस ऑफ व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, अवेयरनेस ऑफ व्हाट वी फील अबाउट व्हाट वी थिंक, जैसा हम सोच रहे हैं उसके बारे में हम कैसा महसूस करते हैं, एंड अवेयरनेस ऑफ हाउ वी रिस्पॉन्ड और रिएक्ट, और अपनी फीलिंग्स की वजह से हम कैसे रिएक्ट करते हैं। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज वो माइक आप म्यूट कर दीजिए। माला मैम, इफ यू आर देयर कुड यू प्लीज म्यूट। अरे सबकी बनानी है क्या? Okay, let me see who है? is सबकी बनानी है क्या? किस किसकी बनानी है? speaking. ये पी लेंगे वहीं जाके। आप हमारे प्लीज माइक बनाए। म्यूट कर लीजिए। ये वहीं जाके पी लेंगे, मम्मी बना देगी। कुछ और करेगी वहाँ। Let me see whose mic is. थोड़ा बड़ा वो बना दो तो वो ले लिए। Yes. Okay. Coming back to the workshop. तो we were talking about self awareness, यानी कि हम awareness of what we think, कि हम क्या सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में हम कैसा महसूस कर रहे हैं, एंड अवेयरनेस ऑफ हाउ वी रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण देती हूँ, ठीक है? मान लीजिए किसी दिन आप स्कूल आए और स्कूल खत्म करने के बाद आप घर गए, जैसे ही आपने जाकर बैग रखा, आपकी मम्मी ने बड़े प्यार से पूछा कि आ गए बेटा या आ गई बेटी, है ना? क्या आपने आज टिफिन खाया, स्कूल कैसा रहा? और आपने उन्हें बहुत ही रूडली में भी बोल दिया
कि हाँ मम्मी रोज ही तो स्कूल जाता हूँ ना, रोज ही टिफिन खाता हूँ, तो ऐसी क्या नई बात है, आप क्यों मेरे से रोज रोज पूछती रहती हो कि स्कूल गया, टिफिन खाया, दिन कैसा रहा, और आप अपने कमरे में चले गए। ऐसा होता है ना। जब आप कमरे में गए और थोड़ी देर बाद आप शांत हुए, तब आपने थोड़ा ये सोचा कि मम्मी तो मेरे से प्यार से यही पूछ रही थी कि कैसा रहा दिन, टिफिन खाया, तो मैंने मम्मी को वापस इतने गुस्से में क्यों बोल दिया, है ना। फिर जब आपने थोड़ा और सोचा, तो आपने रियलाइज किया कि हाँ स्कूल में आज रिसेस में एक बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया था, और जैसे ही मैं उसको कन्फ्रंट करने वाला था, पूछने वाला था कि भाई तूने मुझे धक्का क्यों दिया, उसी टाइम रिसेस खत्म हो गई और टीचर क्लास में आ गए, और मैं उस बच्चे को कन्फ्रंट नहीं कर पाया, मैं नहीं पूछ पाया कि भाई तूने मुझे धक्का क्यों दिया, और वही गुस्सा मेरा क्योंकि निकला नहीं, वही गुस्सा मेरा घर तक आ गया, और जैसे ही मम्मी ने मुझसे पूछा कि आज स्कूल कैसा रहा, टिफिन खाया या नहीं, वो गुस्सा मैंने उस बच्चे का अपनी मम्मी पे उतार दिया। हो जाता है ना ऐसा, हो जाता है ना कई बार। तो अगर आपको ये बात पहले से ही समझ आती, अब जैसे आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप करने के बाद जब अगली बार ऐसा ही कोई वाक्य अगर आपके साथ रिपीट हो, है ना, अगर आपको ये जागरूकता पहले ही होती कि हाँ मैं गुस्से में हूँ और मैं इस तरह से घर जा रहा हूँ और मुझे ये गुस्सा नहीं निकालना, ठीक? तो अगली बार जिनका somebody else is माइक also speaking. अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। पानी नहर चल रही है, पाइप गिर रहा, कोई सड़क है, ये जमीन पका रहे हैं यार, सड़क Malay, you नहर can टूट mute पड़ी, please. सड़क आई है ना रेल तो वाली, तो लिनोवो टैब से अब अगली जिसने बार भी जब ज्वाइन आप किया, अवेयर होंगे इस बारे में कि हाँ अगर मुझे ऐसे गुस्सा है तो मुझे अगली बार जाकर ऐसे रिएक्ट नहीं करना है, तो इसका दूसरा तरीका क्या होता कि आप घर जाते, आप पहले से ही गुस्से में भरे हुए हैं, और आपकी मम्मी ने पूछा कि बेटा आज स्कूल कैसा गया, टिफिन खाया, तो आप थोड़ी देर रुक के कहते कि हाँ मम्मी बाकी तो सब ठीक था, लेकिन क्लास में ना ऐसा ऐसा हुआ और एक बच्चे ने मुझे धक्का दिया और मुझे अभी तक उसका गुस्सा आ रहा है ना। तो आपकी मम्मी आपसे प्यार से कहती कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, कल जाकर आप टीचर से उसकी शिकायत लगा सकते हैं या उस बच्चे से पूछ सकते हैं, तो वो मामला वहीं पर बिल्कुल शांत हो जाता, आप भी थोड़ी देर बाद शांत हो जाते, खुश हो जाते, और मम्मी का दिन भी बिल्कुल ठीक निकल जाता। तो आप दोनों उस तरह उस सिचुएशन को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते, अगर आपको ये पहचानना आता कि भाई अगर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयर हूँ, और अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे किस तरह से अगले इंसान से रिएक्ट करना है। और यहाँ पे तो मैंने उदाहरण में मम्मी ही दी है, जो कि ठीक है आपको शायद माफ भी कर दें कि जो आप अगर गुस्से में उस टाइम उनसे कुछ कह रहे हैं, यही चीज आप अगर टीचर से, बॉस से, अगर आप कहीं आगे जाकर करते, तो हो सकता है कि आपको इतनी छोटी चीज पर नौकरी से हाथ धोना भी पड़ जाए। ठीक है। तो ये मीनिंग है सेल्फ अवेयरनेस का, कि हम जाने कि हम क्यों सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हमको कैसा रिस्पॉन्ड और कैसा रिएक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ अवेयरनेस की, क्यों जरूरी है कि हम सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाने कि हमको अपने आप को पहचानना आना चाहिए, है ना। नो व्हाट यू स्टैंड फॉर, वैल्यूज एंड बिलीव्स, आपके मूल्य क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ। मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे हो सकता है होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम में जाने की सोच रहे हैं कि मैं 12th के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा, और आपको अगर ये पता है कि मैं नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाता, ना ही मैं उसको हाथ लगा सकता हूँ, ये मेरे, चाहे आप किसी धर्म से बिलीव करते हैं या कहीं से, कि ये मेरे खिलाफ है सिद्धांतों के, मैं नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें मुझे नहीं हाथ लगाना है। तो अगर ये अपने बारे में आप जानते और कल को आप होटल मैनेजमेंट कोर्स जब ज्वाइन कर रहे होते, तो होटल मैनेजमेंट कोर्स में तो अगर कुकिंग का भी पार्ट है, तो हो सकता है वहां पे आपको वेजिटेरियन को भी टच करना पड़े, नॉन वेजिटेरियन को भी टच करना पड़े। लेकिन अगर आप अपने वैल्यू बिलीफ से पहले ही अवेयर हैं, तो आप इस तरह का होटल मैनेजमेंट का कोर्स ढूंढेंगे कि जिसमें आपको ये ऑप्शन दिया गया हो कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन खाना को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप वेजिटेरियन के ग्रुप में ये ऑप्शन आपको मिला हुआ है। क्योंकि कुछ होटल मैनेजमेंट के कोर्स इस तरह के भी हैं कि जिनमें आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो आप नॉन वेजिटेरियन से हटकर खाली वेजिटेरियन में कुकिंग सीख सकते हैं। तो जब आप अपने बारे में अच्छे से अवेयर होते हैं, तो जिंदगी में आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं।
नहीं तो पता चलता कि आपने पूरा एंट्रेंस दे दिया, पूरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, सेकेंड ईयर में जाकर अब जब आपको अगर नॉन वेजिटेरियन को टच करना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है, तो आपसे ना आगे जाते बन रहा है ना उल्टे आते बन रहा है। ये तो मैंने एक बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो इसलिए अपने बारे में चीजें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें बेटर डिसीजन लेने में ये मदद करता है। सेल्फ रेगुलेशन, ओपननेस टू फीडबैक, इसका भी मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। आप एक कहिए वाद विवाद या फिर कविता प्रतियोगिता में आप अपने स्टेज पर गए स्कूल में, और आप अपने पोएम रिसाइट की, आप पोएम रिसाइटेशन करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, और आप वहां पर फर्स्ट आए। सब बच्चों ने बहुत तालियां बजाई, आप भी बहुत खुश हैं, आपको फर्स्ट आने का प्राइज मिला। आप जब नीचे आए स्टेज से, तो जो आपके हिंदी टीचर थे, क्योंकि आपने हिंदी पोएट्री में रिसाइट किया था, तो उन्होंने आपको बुलाकर कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम राहुल ले लेती हूँ उदाहरण के तौर पे, कि राहुल आपने बहुत अच्छी पोएम रेसिटेशन की, आप फर्स्ट भी आए, लेकिन बेटा अगर आप ये करते ना, अगर हर लाइन के बाद थोड़ा रुक जाते, थोड़ा एक्सप्रेशन और डालते, तो हो सकता है कि आपकी पोएट्री नेक्स्ट टाइम और बेटर बनेगी। ठीक है, अब ये टीचर ने आपको एक जेन्युइन फीडबैक दे दिया। लेकिन आप बाय नेचर कैसे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप बाय नेचर ऐसे हैं कि आपको अपने बारे में क्रिटिकल फीडबैक सुनना, थोड़ा सा भी बुरा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ बच्चे ऐसी पर्सनालिटी के भी होते हैं ना, ऐसे भी होते हैं। तो अगर आप इस पर्सनालिटी के हैं, तो जैसे ही टीचर ने आपको ये फीडबैक दिया, तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि अरे मैं तो जाकर देखो फर्स्ट भी आ गया, प्राइज भी मिल गया, सब बच्चों ने ताली भी बजाई, और ये हमारे टीचर को देखो, मेरे को अभी भी ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे बेटर करना चाहिए था, वैसे बेटर करना चाहिए। और आप क्या करेंगे, मन में सोचेंगे कि ये टीचर से तो मुझे बात करनी ही नहीं है, इनको तो जब देखो मेरी बुराई करनी होती है ना। इसके उल्टे, अगर आप एक सोशली अवेयर बच्चे होते, आपको ये पहले से ही समझ आ गया है अपने बारे में, आप जागरूक हैं कि भाई अगर मुझे कोई क्रिटिकल फीडबैक देता है तो मुझे बुरा लग जाता है, एक मिनट, आप अपने बारे में ये पहचानते हैं। तो अगर आप पहचानने के बाद स्टेज से नीचे आए होते, और अगर टीचर ने आपको ये फीडबैक दिया होता, तो आप उस मोमेंट सोचते कि भाई ये मेरे टीचर हैं, इन्होंने ही मुझे पोएम सिखाई थी, अब ये मुझे फर्स्ट आने के बाद भी अगर ऐसा फीडबैक दे रहे हैं, तो ये मेरे भले के लिए ही ऐसा फीडबैक दे रहे हैं। तब आप जो वो फीडबैक दे रहे हैं टीचर आपको, आप उन पे फीडबैक पे काम करते, अगली बार आप पोएट्री रेसिटेशन में जाते, तो वो वाली चीजें सुधार के जाते, तो हो सकता है अपने स्कूल से बड़े लेवल के मंच पर भी आप फर्स्ट आते, है ना। तो अगर सेल्फ अवेयर आप होते हैं, तो आप फीडबैक से ओपननेस आपकी ज्यादा बढ़ती है, और आप अच्छी तरह से अपने फीडबैक को ले पाते हैं, और अपनी जिंदगी में उन चीजों को सुधार पाते हैं जिनमें जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, जो हमें चीजों के लिए फीडबैक देते हैं। ठीक है, अब और चीजें देखें क्यों इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। क्रिएटिविटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हैबिट फॉर्मेशन, बेटर प्रिपेयर्ड। अब ये हैबिट फॉर्मेशन का भी मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम लिखने बैठ गए, मान लीजिए मैथ्स का, ठीक है, क्योंकि मैथ्स से ज्यादातर बच्चे डरते हैं, वो मैथ्स का एग्जाम लिखने बैठ गए, और वो जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं, होमवर्क करते हैं, क्लास में टेस्ट होता है, सब बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे मार्क्स भी आते हैं। लेकिन जब मैथ्स का एग्जाम होता है, ठीक है, अब वो एग्जाम देने बैठ गए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सही कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा क्वेश्चन बाई चांस आते ही गलत हो गया। तो जैसे ही चौथे नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ, उसके बाद के सारे क्वेश्चन उनसे गलत हो जाते। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, कि जैसे ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत हुआ, उसके बाद के सारे क्वेश्चन उनसे गलत हो जाते हैं घबराहट में। या फिर आप ऐसे खूब तैयारी की है, आप जब घर में आपके ट्यूटर पढ़ाने आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही एग्जाम में गए, उनका ब्लैंक आउट हो जाता है। क्वेश्चन पेपर देखकर अगर उन्होंने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, ये तो मुझे नहीं आता, तो सिर्फ पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं आता दिखने के बाद से ही टोटल ब्लैंक आउट हो जाता है, जो आता था वो भी भूल गए। तो अगर आप अपने बारे में अवेयर हैं, आप सोचें कि हाँ मैं पिछले 3, 4, 5, 6 बार से ये देख रहा हूँ कि मेरे साथ हर बार ये हो रहा है,
कि जैसे ही मेरा क्वेश्चन गलत होता है उसके बाद के मेरे सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या घबराहट से एग्जाम में मेरे को जैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं आता उसके बाद मेरा ब्लैंक आउट हो जाता है। तो आप अगर इस बारे में सोचकर अपने आप को अवेयर कराएंगे और घर पे बैठकर आप उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे मॉक टेस्ट लेंगे कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन पेपर घर बैठ के सॉल्व करूंगा, और जैसे ही मैं किसी एग्जाम पे अटकूंगा, क्योंकि आप अभी प्रेशर के टाइम नहीं घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे ही मैं किसी क्वेश्चन पे अटकूंगा या मेरा कोई क्वेश्चन गलत होगा तो मैं अपने आप को रिमाइंड कराऊंगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है या मुझे नहीं आ रहा है, इसको अभी छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे जाओ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। जब मेरे पास पूरे क्वेश्चन खत्म करके टाइम बचेगा तब मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। आप घर पे मॉक टेस्ट में इसकी 2, 4, 6, 8 बार प्रैक्टिस करेंगे। और हमारे दिमाग की एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसको असल और नकल में भेद नहीं पता। तो जब आप एक मॉक टेस्ट में इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो जब आप फाइनली एक्चुअल एग्जाम देंगे तो भी आपका दिमाग उसी तरह से एक्ट करेगा जैसे आपने मॉक टेस्ट में उस चीज की प्रैक्टिस कर ली है, कि जैसे ही मेरा कोई क्वेश्चन गलत होगा या नहीं आएगा मैं नहीं घबराऊंगा, आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में जाके टाइम बचेगा तब मैं इस क्वेश्चन पे वापस होऊंगा, रादर देन उस एक क्वेश्चन के ऊपर आप पूरा पेपर खराब कर दें। ठीक है, तो इस तरह आपकी हैबिट फॉर्मेशन, बेटर प्रिपेयर्ड, ऐसे प्रैक्टिस करके आप अगली बार अगर एग्जाम में जाएंगे तो आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, बिकॉज यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज योर पैटर्न्स एंड डेवलप स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये 2-3 छोटे छोटे मैंने एग्जाम्पल्स और उदाहरण लिए ताकि आप ये समझ सकें कि सेल्फ अवेयरनेस या अपने आप के बारे में जागरूक होना कितना इंपॉर्टेंट है। आप किसी से बेटर ढंग से रिएक्ट कर सकते हैं, फीडबैक को अच्छे से ले सकते हैं, आपकी अगर कोई कमी का कोई पैटर्न है, कोई गलत हैबिट है जो आप अगर अपने बारे में सोचें और पहचानें तो आप उसको बदल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि हम इसको बढ़ाएं कैसे। अब ऐसे बोलते कि मैम आपने ये तो बता दिया कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम इसको अपने अंदर कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे हम करें कि हम काफी सेल्फ अवेयरनेस हमारी बढ़े और हम उसका फायदा उठा सकें। तो सबसे पहली बात, स्टार्ट स्मॉल एंड ट्यून इन। ऐसे नहीं कि मैं एक ही दिन में सोचूं कि मैं आज ही अपने आप को पूरा बदल जाऊंगा, ऐसे आप बहुत सारा सोचेंगे तो दिमाग में टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक चीज करके, कोई अपनी एक हैबिट पहचाने, कोई अपना एक बिहेवियर पहचाने, कोई अपना एक ऐसा कि भाई मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं उस टाइम ये ध्यान नहीं रखता कि मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, किससे कैसे बात कर रहा हूँ। एक बार में सिर्फ एक चीज पर काम करें और उसको बेहतर बनाएं। सेकंड, थिंक अबाउट योर थिंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक अबाउट योर थिंकिंग, ये सोचें कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। जब भी आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो आप उस मोमेंट एक सेकंड रुक कर ये सोचें, क्योंकि कई बार हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है और रादर देन हम ये सोचने की कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, हम बस जो हमें उस टाइम करना है वो हम करने लग जाते हैं, चाहे वो कितना भी गलत। जो सामने है उस पर निकाल दिया, कोई चीज है उस पर निकाल दिया, ढंग से काम नहीं किया। बट उसके विपरीत अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आप एक मोमेंट लेके ये अपना फोकस शिफ्ट करें कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जैसे ही आप अपना फोकस गुस्से से हटाकर उस चीज पर शिफ्ट करेंगे, उसका कॉज ढूंढने पे कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तुरंत आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसका कॉज ढूंढेंगे कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप उसका जब कॉज पाएंगे तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना भी आप शुरू कर देंगे। अच्छा, ये ऐसे हुआ था, मुझे इस वजह आदित्य से शायद अपने आप को गुस्सा आ म्यूट रहा कर है, लीजिए। तो आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। आपकी जो पूरा फोकस है, आपकी जो पूरी एनर्जी है, वो गुस्से से हटके उस चीज पे चली जाएगी कि इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसके बारे में अब क्या करूं, इसको कैसे ठीक करूं, कैसे रिएक्ट करूं। तो नेक्स्ट टाइम आपकी कोई बहुत स्ट्रांग इमोशन हो, या तो आप बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत घबराहट आ रही है, तो तुरंत आप उस टाइम उसका रूट कॉज ढूंढने का कोशिश करें कि मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। जैसे कि मैंने बोला कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कोई पेपर में सम गलत हुआ उनको इतनी घबराहट हो जाती है कि उसके बाद के सारे सम गलत हो जाते हैं।
अगर आप बहुत ध्यान से उसका रूट कॉज ढूंढना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई रूट कॉज होगा। जैसे मेरे पास एक बच्चा था बहुत इंटेलिजेंट, टॉपर, सब में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लाइक अबव 90s इन एवरी सब्जेक्ट, बट उसको मैथ्स इतना पसंद नहीं था। और उसके साथ भी यही होता था कि जैसे ही सम गलत होता था, बाकी सब में दैट गर्ल वाज टॉपिंग, लेकिन जैसे ही मैथ्स के पेपर में कोई सम गलत होता था और घर में और सब जगह प्रैक्टिस में ठीक। तो जब उससे आप बात करेंगे, मैंने उसे कहा कि आप और सोचो, तो क्या था कि उस लड़की पे टॉप करने का प्रेशर था, या प्रेशर कह लो, या पैशन कह लो, या जुनून कह लो। और उसको ये रहता था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करती हूँ, सिर्फ मेरा मैथ्स में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, मेरे मैथ्स में कम आते हैं, तो सिर्फ इस एक सब्जेक्ट की वजह से मैं टॉप नहीं कर पाऊंगी। ये प्रेशर उसका हमेशा दिमाग पे बना रहता था जब वो मैथ्स के एग्जाम में बैठती थी, है ना। तो जब उसने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, आप एक बार कोशिश करके भी देखें, टॉप करना इतना क्यों जरूरी है ना। या फिर किसी के पेरेंट्स ने कह दिया कि आपके अगर इतने नंबर नहीं आए तो मैं आपको फलाने कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाऊंगा, आपको इस बेकार कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा, तो बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर है। और इसी प्रेशर की वजह से इतनी घबराहट है कि उसका जैसे ही क्वेश्चन गलत हुआ, वो ये सोचने की ठीक है इसको छोड़ो अगले को कर लो, एक क्वेश्चन अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, वो इतना प्रेशर बना हुआ है कि मेरे इसमें कम आ गए तो मेरे पेरेंट्स उस फलाने कोर्स में मुझे एडमिशन नहीं दिलाएंगे। तो जब आप रूट कॉज ढूंढ लेंगे तो आपका पूरा फोकस उधर शिफ्ट हो जाएगा और आप ढंग से अपना नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे। थर्ड, आस्क क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा, अपने जो आपके दिमाग में चल रहा है उसके बारे में अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। गिव देम अ नेम, आस्क अ ट्रस्टेड पर्सन, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पसंदीदा टीचर्स, कोई भी हो सकते हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं क्योंकि वो आपको बहुत टाइम से जानते हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या तुमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मैं ऐसा 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 करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। एंड मेक अ जर्नल, जर्नल का मतलब डायरी, कोई डायरी, नोटबुक, रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हैं। जब भी आपको कोई बहुत स्ट्रांग इमोशन आती है, कोई घबराहट, बहुत भावुक हो जाते हैं आप, रोना छूट जाता है, गुस्सा आ जाता है, वो आप अपनी डायरी में नोट करें। जब आप कुछ दिन उसको नोट करेंगे, दिन या महीने, तो आपको वहां पर एक पैटर्न ढूंढने में आसानी होगी कि कब कब ऐसा हुआ था कि ये मेरे इतने स्ट्रांग इमोशन आए थे, और फिर आप उनका कारण ढूंढ सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। और अब हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट, जो सेल्फ का आखिरी पड़ाव है, कि हमारे जो इमोशन एकदम इतने स्ट्रांग आ जाते हैं और उनकी वजह से हमारी कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें। ठीक है, सबसे पहली बात, व्हाट इट इज नॉट, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या नहीं है। सप्रेसिंग नेगेटिव इमोशंस, हाइडिंग ऑथेंटिक इमोशंस। बहुत लोग आपके क्या रोने लग गए हो, रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं हैं, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, चुप करो, अभी ढंग से बिहेव करो, है ना। ऐसा हमको बहुत बार सुनने को मिलता है कि अपने जो भी आप बहुत स्ट्रांग इमोशन है उसको आप हाइड करें, छुपा लें उसको। ठीक है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस। ये अपनी इमोशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं है सेल्फ मैनेजमेंट। क्या है? इट इज अबाउट कंट्रोलिंग योर रिस्पॉन्स। कैसे? कि आप इस, लेट मी एडजस्ट माय बार, इस फिगर को आप देखें, स्टिमुलस, चॉइस एंड देन रिस्पॉन्ड। अब ये जो रिस्पॉन्ड है इसमें बहुत फर्क है। स्टिमुलस की जिस चीज ने आपको उकसाया है, ठीक है। अब आप याद करिए पहला उदाहरण, कि जब जैसे जो बच्चा घर गया था और उसकी मदर ने उससे पूछा कि बेटा आज कैसा दिन गया, टिफिन खाया, ठीक है। तो स्टिमुलस वहां क्या था, जिसने उसको उकसाया, यानी कि जिस बच्चे ने उसको रिसेस में धक्का दिया, वो स्टिमुलस है कि किस चीज से उसको गुस्सा आया। और जब वो घर गया, सेकंड स्टेज है चॉइस, कि जब उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि आपका दिन कैसा गया, टिफिन कैसा खाया,
अब उस बच्चे के पास वहां चॉइस थी कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं। दिस चॉइस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब भी अगली बार आपको कोई बहुत स्ट्रांग इमोशन आए, आप ये याद रखें कि ये चॉइस आपके पास है कि आप वापस कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जब टीचर ने फर्स्ट आने के बाद भी आपको फीडबैक दिया कि आप ऐसे बेहतर हो सकते हैं, आपके पास वहां चॉइस थी। ये हमेशा याद रखें, बिकॉज ये एक बहुत पावरफुल वर्ड है। आपको कोई कितना ही उकसाए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई सहपाठी हो, टीचर हो, बॉस हो, या कोई सिचुएशन हो, हमेशा चॉइस आपके हाथ में होती है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में थोड़ा फर्क है। तो ये होता है एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट की स्टिमुलस। जहां से भी आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन आई, जिस भी चीज ने आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशन उत्पन्न की, फिर आपके पास चॉइस है और फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करें। जब भी अगली बार स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, 1 सेकंड के लिए पॉज करें, रुकें और याद रखें कि ये मेरे को वापस रिस्पॉन्ड जो करना है, ये चॉइस मेरे पास है एंड उसके हिसाब से मुझे रिस्पॉन्ड करना है। कैसे बढ़ाएं सेल्फ मैनेजमेंट को? जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में आए कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रही है, टेक अ डीप ब्रेथ। थोड़ी तसल्ली से गहरी सांस लें। नो हाउ यू वांट टू बी। 1 सेकंड के लिए सोचें कि अच्छा अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या मुझे यहाँ पे बहुत बुरा बच्चा बनना है? क्या मुझे खराब बच्चा बनना है? क्या मुझे अपने सामने वाले को दुखी करना है? क्या मुझे उस पर गुस्सा निकालना है? नो हाउ यू वांट, या नहीं निकालना है, शांत स्वभाव का बनना है। एंटिसिपेट एंड प्रैक्टिस इन माइंड। ये चीजें आप कभी खाली टाइम में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ आए कि ये मेरा एक नेगेटिव हैबिट है, या ये नेगेटिव इमोशन है, या कुछ है, तो खाली बैठे टाइम आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे दिमाग को ये नहीं पता चलता है कि ये नकली सिचुएशन है या असली सिचुएशन है। जब आप नकली सिचुएशन में प्रैक्टिस करते हैं अपने दिमाग को, तो असली सिचुएशन जब आएगी तब भी आपका माइंड उसी हिसाब से एक्ट करेगा जैसे आपने प्रैक्टिस की हुई है। हैव स्ट्रेटजीज इन प्लेस, कि अगर आप घबराहट से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में जाएं, अपनी स्ट्रेटजी से जाएं कि अगर ऐसी सिचुएशन फिर आई तो मैं ये करने वाला हूं। बिलीव दैट यू कैन, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर ये बिलीफ नहीं होगा कि मैं नहीं कर सकता, कोई कितना ही कह ले कि नहीं नहीं ये नहीं मेरे से होगा, मैं तो ऐसे ही बिहेव, मेरे को तो आ ही जाता है गुस्सा, मैं तो ऐसे ही बिहेव करता हूँ, फिर नहीं होगा। क्योंकि पीपल से ना कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर आपका विश्वास है कि हाँ मैं इस चीज को सही कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। हैव अ गोल एंड इन माइंड एंड बी सेल्फ अवेयर। तो अभी तक हमने बात की अपने बारे में, हम अपने आप की भावनाओं को, इमोशंस को कैसे समझें, पहचानें, उनके बारे में जागरूक होने को कैसे बढ़ाएं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हमने अपने लेवल पे सीखा। लेकिन हम कोई आइलैंड तो है नहीं, इस पूरे पृथ्वी पे, इस पूरे भारतवर्ष में हम अकेले तो नहीं रहते। हम एक सोसाइटी का पार्ट हैं, समाज का पार्ट हैं, और पूरे टाइम हमको किसी ना किसी से इंटरेक्ट करते रहना पड़ता है, चाहे वो फैमिली है, सोसाइटी है, स्कूल है, आगे जाकर जॉब होगी। तो इसलिए हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि दूसरों के साथ रिलेशनशिप, अवेयरनेस कैसे मैनेज करनी है ना, क्योंकि हम अकेले तो नहीं रहते। ओके, तो अब हम आते हैं दूसरों के लेवल पे बात करना। सोशल रितेश, यू हैव अ क्वेश्चन। बेटा आपका कोई क्वेश्चन है रितेश? रितेश ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, तो अब हम आते हैं सोशल अवेयरनेस, यानी कि दूसरों के बारे में अवेयरनेस। क्या मीनिंग है इसका? एम्पथी, इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्पथी। अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स बेटर, दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझना। वापस आपको शुरू वाले एग्जाम्पल पे लेके चलती हूँ, ठीक है? आप स्कूल में, आपको रिसेस में बच्चे ने धक्का दिया, आप गुस्से में भरे हुए घर गए, मम्मी ने आपसे पूछा कि भाई कैसा दिन गया, टिफिन खाया? आपने गुस्से से मम्मी को बोल दिया कि क्या मम्मी आप रोज रोज ये पूछती रहती हो, हाँ मैंने टिफिन खा लिया ना, घर आ गया, आप क्यों मेरे को रोज पूछ के परेशान करती हो?
बात वही खत्म नहीं हुई। आपकी मम्मी ने भी वापस आपको गुस्से में बोल दिया कि क्या ये मतलब है, मैं तो तुमको प्यार से पूछ रही हूँ, तुम क्यों मुझसे इतने गुस्से में बात कर रहे हो, जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती। आप भी गुस्से में अपने कमरे में चले गए, मम्मी भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई, दोनों का दिन खराब हो गया। लेकिन अगर आप में सोशल अवेयरनेस होती, अगर आप एम्पैथेटिक होते, तो ये सिचुएशन कैसे होती? आप घर गए, मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा आपने टिफिन खाया, आपने गुस्से में मम्मी को बोला कि मम्मी क्यों मुझसे पूछती रहती हो, ये तो मैं रोज ही करके आता हूँ। आपकी मम्मी ने भी गुस्से में आपको बोला कि क्यों मेरे से आप ऐसे आप मेरे को जवाब दे रहे हो, खराब तरीके से बोल रहे हो, मैं तो आपके भले के लिए पूछ रही हूँ। अगर आप एम्पैथेटिक होंगे तो आप 1 मिनट वहां रुकेंगे और आप ये सोचेंगे कि हाँ मम्मी तो मेरे लिए प्यार से पूछ रही है, देखो कल से मम्मी की तबीयत खराब है, फिर भी मम्मी ने मेरे लिए टिफिन बनाया और मेरे से ये पूछ रही हैं कि क्या मैंने टिफिन खाया, तो मम्मी शायद गुस्से में इसलिए बोल रही हैं क्योंकि मम्मी की कल से तबीयत खराब है। अगर आप एम्पैथेटिक हैं, दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं, उनके बारे में जागरूक हैं, तो आप ये सोचेंगे और आप बोलेंगे कि ठीक है मम्मी, ऐसे ऐसे मेरा दिन ठीक गया, लेकिन इस बच्चे ने मुझसे ऐसा किया, मैं देख रहा हूँ कि कल से आपकी तबीयत काफी खराब है, कोई बात नहीं, क्या आप अभी तबीयत ठीक है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? क्या होगा? आपका भी दिन बढ़िया, आपकी मम्मी का भी दिन बढ़िया, एंड सब कुछ ऑल वेल। सिर्फ ये तभी होगा जब आप दूसरों के बारे में जागरूक होंगे। एक और बहुत छोटा सा उदाहरण, आपके बेस्ट फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड, जैसे स्कूल में सुबह गए, सुबह जाते ही आपने उनके कंधे पे पैट किया कि और भाई कैसा है, और उसने पलट के गुस्से में आपको बोला कि हर वक्त मेरे कंधे पे मत मारा कर, मुझे नहीं पसंद है। ठीक है, और आपको भी गुस्सा आया, आपने बोला कि अरे ऐसा तो मैंने तुम्हारे कंधे पे किया भी कुछ नहीं है, जाओ हम तुमसे बात नहीं करते। वो भी गुस्सा, आप भी गुस्सा, स्कूल में सुबह सुबह आपका दिन खराब। इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता था? अगर आप सोशली अवेयर होते, आप सुबह सुबह गए, आपने मस्ती मस्ती में अपने फ्रेंड को उसके कंधे पे टैप किया कि और भाई कैसा है, उसने आपको पलट के गुस्से में जवाब दिया कि मैंने बहुत बार कहा है तुमको मेरे कंधे पे मत मारा कर, कुछ नहीं है, सब ठीक है। अगर आप सोशली अवेयर होते तो आप यहाँ रुकते और सोचते कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कभी भी सुबह गुस्से में नहीं होता, आज इसने मुझसे गुस्से में बात क्यों की, और आप उससे पूछते कि क्या हो गया, ठीक है सॉरी, आगे से मैं आपके कंधे पे नहीं मारूंगा, पर क्या घर में सब ठीक है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, इतने नाराज क्यों हो? अगर आप सोशली अवेयर होते तो आप उससे ये पूछते और फिर वो आपको बताता कि वो नाराज क्यों है या क्यों परेशान है, क्यों गुस्से में है, और आप दोनों का दिन बहुत अच्छा जाता। इज इट करेक्ट? अगर जिस जिसको ये बात समझ आ रही है, काइंडली रेज योर हैंड्स ताकि मुझे लगे कि आपको बात समझ आ रही है। क्या आप हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि ये बात आपको समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। प्रार्थना, ईशु, जानवी, प्रिया एंड लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच। तो ये होती है, इसको बोलते हैं हम इम्पथी, यानी कि संवेदना, दूसरों के प्रति संवेदना, जो हमें ये सिखाती है कि दूसरों की फीलिंग्स के बारे में कैसे अवेयर होना है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयर होना सीखा है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमको सिखाता है कि सिचुएशंस में कैसे उनसे बेटर डील करना है। इट हेल्प्स अस इन वर्किंग बेटर एज अ टीम मेंबर। आप एक टीम में हैं, आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे करियर की भी बात कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपकी टीम को बुलाकर बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, काम खत्म नहीं हुआ है और कल संडे है, कल भी सबको छुट्टी के दिन ऑफिस आना है। और जैसे ही बॉस ने ये अनाउंस किया, आप 6 जने टीम में हैं, आपने देखा कि आपका जो दूसरा एक टीम मेंबर है, वो सुनते ही, अगर आप सोशली अवेयर हैं, आप उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर समझ जाएंगे कि वो ये सुनते ही कि कल संडे को भी आना है, वो बहुत परेशान हो गया, उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया। जब मीटिंग खत्म हुई, अगर आप सोशली अवेयर हैं और आपको ये भी पता है कि सब लोग अगर टीम में अगर एक साथ ठीक से काम नहीं करेंगे, तो वो जो जो भी आउटपुट है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीम को दी गई है, जब तक वो 6 मेंबर ठीक से काम नहीं करेंगे, आपका काम ठीक से आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे।
तो अगर आप सोशली अवेयर हैं, आपने ये पहचान लिया कि बॉस ने जैसे ही कहा कि संडे को भी आना है, मेरा ये टीम मेंबर या कलीग एकदम परेशान हो गया, तो मीटिंग खत्म होने के बाद आप उसको अकेले में जाकर पूछेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं प्रशांत नाम ले देती हूँ कि प्रशांत क्या हुआ, हमें कल संडे को आना है, आप ये सुन के इतने परेशान क्यों हो गए। और प्रशांत ने आपको बताया कि मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर काफी बीमार है, मैंने कल संडे के दिन ही उनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है और मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना था। अगर आप सोशली अवेयर एक इंसान हैं, तो आप उसकी ये बात समझेंगे। यू माइट गो टू योर बॉस एंड टेल हिम कि सर ऐसे ऐसे प्रशांत का कल इम्पोर्टेंट है कि उसको अपनी ग्रैंडमदर को डॉक्टर के लेके जाना है, अपॉइंटमेंट है। हम 6 में से हम 5 जनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम प्रशांत का काम संडे को हम कर देंगे बिकॉज उसको जाना है। आर यू ओके विद दैट? सो इट विल बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, सो दैट नेक्स्ट टाइम उस टीम में से किसी और को ऐसी जरूरत पड़ेगी तो वो एक उदाहरण के तौर पे कोई और भी लेकर आपको आगे आकर आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, प्रशांत अगले दिन नहीं आता या बहुत परेशानी में काम करता, हाफ हार्टेडली काम करता, तो चाहे वो टीम मेंबर के 5 जने कितना ही ढंग से काम कर देते, आपका जो एक कलेक्टिव काम होना था वो ढंग से नहीं होता। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये आपकी जॉब में, करियर में, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सक्सेसफुल होने में। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पूरे ग्रुप में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, आपकी ग्रुप में कोई लड़ाई हो रही है, किसी से हो रही है, अगर आप सोशली अवेयर हैं, अपने बारे में अवेयर हैं, तो वो उस लड़ाई को, कॉन्फ्लिक्ट को आप बेटर ढंग से सुलझा पाएंगे, बेटर रिलेशनशिप्स बना पाएंगे। और अगर आप ऐसा लाइफ में डेली बेसिस पे आपका होता है, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो मुझे उससे कैसे डील करना है। कैसे बढ़ा सकते हैं सोशल अवेयरनेस को? नो योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरों को समझने से पहले सबसे जरूरी है पहले खुद को समझना, क्योंकि जब आप खुद को समझेंगे तो ही दूसरों को समझ पाएंगे। अगर आप खुद को ये समझ रहे हैं कि मुझे गुस्सा क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो ही आप दूसरे को भी समझ पाएंगे कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। सीक टू अंडरस्टैंड एंड देन बी अंडरस्टूड। पहले ये उम्मीद रखें कि मैं दूसरों को समझूंगा और फिर ये उम्मीद रखें कि वो भी मुझे समझें। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने पहली पहली जॉब ज्वाइन की, आपने पढ़ाई लिखाई की, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिली, पहले पहले दिन आप ऑफिस गए, ऑफिस में जाकर लंच टाइम हुआ, आपकी टीम में 6 जने हैं जिस टीम में आपने ज्वाइन किया, और आपने देखा लंच टाइम हो गया, उस टीम के जो पुराने 5 मेंबर थे वो उठ के जाकर कैंटीन में एक टेबल पे लंच करने बैठ गए। ये आपके स्कूल में भी हो सकता है, ठीक है। और आप अगर सोशली अवेयर नहीं हैं तो आप ये सोचेंगे, अरे वाह, मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ, आज नया नया आया हूँ, तो इनको मुझे बुलाना चाहिए था, इनको ये बात समझनी चाहिए थी कि मैं इस ऑफिस में जॉब में नया आया हूँ, तो इनको मेरे को अपने साथ बुलाकर लंच करना चाहिए था, है ना। और ठीक है, अगर ये मुझे नहीं बुला रहे तो मत बुलाएं, मुझे कौन सा इनकी पड़ी है, मैं भी अपना अकेला बैठ के लंच कर सकता हूँ। लेकिन उसका खराब क्या होगा? आप अकेले बैठे रहे, उन्होंने कर लिया, अगले दिन भी ऐसे हो गया, बहुत सारे टीम के काम होंगे वो नहीं कर पाएंगे, आपकी उनसे दोस्ती नहीं बन पाएगी। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था? आप जॉब में पहले दिन गए, आप लंच टाइम हुआ, आपने देखा कि आपकी नई टीम के 5 मेंबर जाकर दूसरे टेबल पर बैठ गए। अगर आप एम्पैथेटिक हैं, सोशली अवेयर हैं, तो आप थोड़ी देर वहां पर पॉज करेंगे और सोचेंगे कि अरे भाई, इन 5 को तो बहुत टाइम से आदत है, तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, मैं तो आज ही आया हूँ, और ये उसे डिस्कस करने में, उस पर काम करने में इतने व्यस्त हैं कि इनको ये ध्यान नहीं रहा कि मुझे बुला लें। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ, मैं खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि कैन आई सिट विद यू एंड हैव लंच ऑन योर टेबल। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनके साथ लंच करते हैं, आपकी दोस्ती बढ़ती है, आपके रिलेशनशिप्स उनसे बढ़ सकते हैं। तो आपने देखा, एक ही सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने से
अगर आप ये उम्मीद रख लें कि वो मेरे को पहले समझे तो नहीं, पहले आप उनको समझें, फिर आप उनसे ये उम्मीद करें कि दूसरा मुझे समझे, तो आप रिलेशनशिप्स बेटर कर सकते हैं। एंड थिंक विन विन। जब भी किसी सिचुएशन के बारे में सोचें, ये सोचें कि क्या ऐसा मैं करूं जिससे दोनों की विन विन सिचुएशन हो, दोनों के लिए अच्छा हो। अगर आप अकेले बैठे रहते, ना आपके लिए अच्छा होता, ना उनके लिए अच्छा होता, क्योंकि कल को उनको आपकी भी जरूरत पड़ती। ठीक है। एंड फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेट। बहुत बार हम चाहे अपनी ईगो के कारण, चाहे अपने अहंकार के कारण, चाहे अपने प्राइड के कारण, चाहे हम शर्म के कारण, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, घबराहट के कारण, हेजिटेशन के कारण कम्युनिकेट नहीं करते, यानी कि अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचाते। अगर हमें अपने रिलेशनशिप्स दूसरों से अच्छे मेंटेन करने हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड एट एवरी लेवल। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे फैमिली है, पेरेंट्स है, मदर है, फादर है, ऑफिस में है, कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कई बार दूसरे लोग अपनी ही उलझनों में इतने व्यस्त होते हैं कि वो आप पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपने ही चीजों से बहुत परेशान है। और ऐसे टाइम में अगर हम अहंकार में ये सोचते रहे कि ये तो मेरे से पूछ नहीं रहे, मैं क्यों बताऊं, तो इसमें नुकसान हमारा है। क्योंकि कई बार जब तक हम अपनी बात दूसरों तक नहीं कहते, उनका ध्यान ही नहीं जाता। नॉट बिकॉज दे डोंट लाइक और दे डोंट लव अस, बिकॉज दे आर सो ऑक्यूपाइड विद देयर ओन प्रॉब्लम्स ओनली। तो आप जब उनको जाकर बता देते हैं ऐसा ऐसा है, तो कम्युनिकेशन में कई बार हो सकता है शुरू में थोड़े बहुत गर्मा गर्मी भी हो, कॉन्फ्लिक्ट भी हो, पर एटलीस्ट मैटर रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि आप अगर कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो जो भी चीज अंदर है परेशान कर रही है, वो आपको परेशान करती रहेगी और उस समस्या का भी हल नहीं होगा। तो याद रखें, लाइफ में बेटर रिलेशनशिप्स बनाने के लिए कम्युनिकेशन कहना बहुत जरूरी है। उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें हेजिटेशन नहीं आनी चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स कि मैंने ऐसे कह दिया तो अगला क्या सोचेगा, ये नहीं सोचना है। कह के उस बात को खत्म करें, लेकिन कहने का तरीका सही होना चाहिए। उसे आप सोच के करें कि मुझे ये बात कैसे कहनी है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो भी हमने अभी तक बात की कि सेल्फ के बारे में, दूसरों के बारे में, उन सब का मिला जुला इंटेलिजेंट यूटिलाइजेशन है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स बाकी लोगों से, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, या कल को जाकर आपकी जॉब हो, ऑफिस हो, बेटर हो सकते हैं। हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प स्टूडेंट्स इन स्कूल, क्योंकि इट हेल्प स्टूडेंट्स हैंडल एकेडमिक प्रेशर। आपको किस वजह से, किस सब्जेक्ट से, किस एग्जाम से आप बहुत एकेडमिक प्रेशर में रहते हैं, आप अपने पैटर्न्स को पहचानें, उन्हें डायरी में लिखें, उनकी स्ट्रैटेजी बनाएं कि अगली बार से, मान लीजिए कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो पूरा साल नहीं पढ़ते, सिर्फ लास्ट में एग्जाम से पहले जाकर पढ़ते हैं, फिर वो एग्जाम से पहली वाली रात को ना सोना है, ना खाना खाना है, तो सिर्फ उन्होंने लास्ट में ही जाकर पढ़ना है। तो आप सोचिए कि पूरे साल भर की पढ़ाई अगर वो लास्ट के 1 या 2 दिन में करना चाहेंगे तो कितना एकेडमिक प्रेशर होगा। और आप अगर अपने बारे में जागरूक हैं, आपने ये पैटर्न पहचान लिया है कि हाँ भाई, अपने फ्रेंड से भी पूछ लिया है, हाँ मैं ये गलती करता हूँ कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और लास्ट में जाकर मैं फिर वो पूरे साल की पढ़ाई करता हूँ, तो आप उसे पहचानेंगे, तो आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, अपना सिलेबस को प्लान करेंगे कि मेरे इतने हफ्ते बचे हैं, इतने महीने बचे हैं, इस हिसाब से मैं सिलेबस को बांट लूं, रोज का एक टाइम टेबल बनाएंगे, तो आप उस एकेडमिक प्रेशर से बच सकते हैं। Help students in maintaining good relationships with each other, with teachers also. Help students in communicating better, क्योंकि कई बार कम्युनिकेटिंग बेटर की, चलो हम कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है और दूसरा बंदा ये सोच रहा है, हमारा फ्रेंड, कि इसको गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्यों आ रहा है, तो हम वो बात उसको कह नहीं पा रहे हैं। तो आप अगर अपने बारे में अवेयर होंगे कि मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप दूसरे को बता भी पाएंगे। हेल्प स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग अप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि कभी भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई
तो मुझे उसको कैसे ठीक करना है। हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल, इन जॉब, इन करियर। इट हेल्प्स रिड्यूस टीम स्ट्रेस। जब आप दूसरों के बारे में अवेयर होते हैं, खुद के बारे में अवेयर होते हैं, कोई भी काम नौकरी में टीम मैनेजमेंट के बिना नहीं चलता। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस में अच्छे हैं तो आप टीम के स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर पाएंगे। डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा आप उसको बढ़ने नहीं देंगे। अच्छी डिसीजन ले पाएंगे। गुड लीडरशिप, गुड लीडर बन पाएंगे। वही अगर मैं उदाहरण लेके, आपके बॉस ने, कुड यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कि आप अगर उस सिचुएशन में कि बॉस ने संडे को भी आपको बुला लिया, अगर उस सिचुएशन में आप बॉस होते, अगर आप बॉस होते और आपने देख लिया कि भाई डेडलाइन है और हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, आपको अपनी टीम को संडे को भी बुलाना पड़ेगा। आपने टीम को बुलाकर जैसे ये अनाउंस किया कि भाई कल भी सबको 5 बजे तक आना है, और आपने देखा कि आपके अंडर की जो टीम है उसमें एक जने के फेस पे बहुत ज्यादा घबराहट आ गई, तो आप एज ए लीडर उसको साइड में बुलाते, पूछते कि भाई क्या दिक्कत है, वो आपको ऐसे बताता कि भाई ऐसे ऐसे मुझे डॉक्टर की अपनी ग्रैंड मदर को लेके जाना है। तो आप रेस्ट ऑफ द टीम को, अपने नीचे वाली को बुलाते, उनको ये बताते कि भाई आपके टीम मेंबर की ये सिचुएशन है, क्या आप लोग इस चीज के लिए तैयार हैं कि आप इसका काम कल बांट लें, ताकि अगली बार किसी और के साथ ये सिचुएशन आई तो ये आपको हेल्प कर सके। तो एज ए लीडर ऑल्सो यू कुड हैव हैंडल्ड दैट सिचुएशन बेटर। अब जब मैं ये वर्कशॉप एक स्कूल में कर रही थी तो एक लड़की ने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैम इसमें अगर हम लीडर हैं और ये सिचुएशन होती तो हम प्रैक्टिकल हूँ या इमोशनल हूँ? अगर हम उस बंदे को छुट्टी दे देते हैं और हमारा काम नहीं हुआ तो क्या हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए या हमें इमोशनल होना चाहिए? तो क्या सॉल्यूशन हो सकता था? आप उससे पूछते कि भाई अपॉइंटमेंट कितने बजे की, तो उसने वो आपको बताता जी 11 बजे की है, 5 बजे की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो आप उससे पूछते क्या तुम हाफ डे के लिए आ पाओगे? हाफ डे की छुट्टी लेकर वो अपनी ग्रैंडमदर को डॉक्टर के पास ले जा सकता था, हाफ डे ऑफिस में आकर अपना काम निपटाकर टीम की तरफ अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो दे सकता है ना। तो इस तरह से आप गुड लीडरशिप क्वालिटीज भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप अपने और सोशली लोगों के बारे में अवेयर हैं। इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पी इंडिविजुअल, आप खुद भी खुश रहते हैं, और अगर एक इंडिविजुअल खुश रहता है तो वो अपनी क्लास, अपनी फैमिली, अपना देश, राष्ट्र, रिपल इफेक्ट हो जाता है। सिर्फ एक इंसान के खुश रहने से रिपल इफेक्ट होकर सारे समाज में, देश में हैप्पीनेस आप फैला सकते हैं। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आशा है आप लोगों को इसमें से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अभी किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप ले सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? क्या सबको इसमें से कुछ सीखने का मौका मिला? क्या आप इसमें से कुछ चीजें सीखकर आगे अपने बिहेवियर में डेवलप करना चाहेंगे? कुड यू जस्ट गिव मी अ रेज हैंड प्लीज? कुड यू जस्ट गिव मी अ रेज हैंड कि अगर आपको इसमें से कुछ सीखने का मौका मिला और आप आगे जाकर उसे अपनी फैमिली क्लास में एक्सरसाइज करना चाहेंगे? ओके, वंडरफुल। आई सी सो मेनी हैंड्स रेज एंड आई एम सो हैप्पी कि अगर आप इसे सीखकर अपने स्कूल के टाइम में, अपने ऑफिस, जॉब के टाइम में इन चीजों को आप एक्सरसाइज करेंगे तो बिलीव मी, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। आई सी अंशुमा, Excuse me, करिता, ma'am. अनुराग, मुस्कान, आदित्य, कोमल, ग्रेट। Excuse me, ma'am. हाँ जी, यस प्लीज। Ma'am, I'm Pratna. हाँ प्रार्थना। मैम मेरा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि मैम जैसा कि आपने बताया कि रिस्पॉन्स देने से पहले हमारे पास चॉइस होती है कि हमें Absolutely. रिस्पॉन्स करना क्या है। हम्म तो मैम ऐसा कभी कभी होता है कि हम इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि मैम उस टाइम हम सोचते ही नहीं है हम्म हम्म कि हम्म हमें क्या बोलना चाहिए। उस टाइम मैम जिस तरह हम गुस्से में होते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैम हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। हम्म हम्म उस टाइम की सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? हम्म 2-3 सॉल्यूशंस उसके हैं।
जैसा कि हमें मालूम कि अगर हमें लग रहा है कि नहीं हमारा गुस्सा एकदम नीचे नहीं आता है ना, वी नीड टाइम सम टाइम। एक तो उस टाइम ये याद रखना है कि मेरे को रिस्पॉन्स देना है लेकिन अभी नहीं करना है। उसके क्या दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो आप बहुत आसान, या तो आप वहीं खड़े रहकर उल्टे 10 तक गिनती गिनिए रिस्पॉन्ड करने से पहले, अपने मन में, जोर से करने की जरूरत नहीं है। आप मन में 10 तक उल्टी गिनती करिए, 10, 9, 8, ऐसे मन में, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिलीव मी, ये 10 सेकंड्स में भी आपका गुस्सा काफी कम आने की संभावना है, और फिर आप सोचकर रिस्पॉन्ड करें। सेकंड ऑप्शन, आप अपने आप को जिस भी सिचुएशन में, जिस जगह आप खड़े हैं जहां पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, जहां हैं, उस सिचुएशन से आप अपने आप को सेपरेट कर लीजिए। या तो दूसरे कमरे में चले जाइए, या मेंटली कहीं और जहां आपको पसंद है कि आप जहां पे एंजॉय करते हैं, मेंटली वहां चले जाइए। तो मेंटली या फिजिकली जिस सिचुएशन में आप उस टाइम हैं जहां पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने आप को उस सिचुएशन से सेपरेट कर लीजिए। फिजिकली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि थोड़े देर देर के लिए आप उस कमरे से चले जाइए। जिस जिस इंसान से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप किसी दूसरे कमरे में बाहर वॉक पे चले जाइए, थोड़ी देर म्यूजिक सुन लीजिए, अपने पसंद का कोई कार्यक्रम देख लीजिए, कोई पसंद की किताब पढ़ लीजिए। तो अपने आप को उस सिचुएशन से आपको थोड़ी देर के लिए अलग करना है। ठीक है। तीसरा एक बहुत ही आसान नुस्खा है जो काफी काम करता है। आप जाइए, एक गिलास ठंडा पानी पीजिए। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। उसको भी आप तसल्ली से, धीरे से, आराम से एक गिलास ठंडा पानी पिएंगे तो भी आपके गुस्से को कम करने में, एटलीस्ट इस लेवल पर लाने में कि अब मैं थोड़ी देर सोचूं, अभी रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी जरूर। एज एट आई सेड कि कंट्रोल करना या हाइड करना नहीं है, कि सोचे कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा व्यक्त तो करना है, लेकिन किस तरह व्यक्त करना है वो मैं डिसाइड करूंगी। हो सकता है अभी ना करूं, मैं थोड़ी देर बाद करूंगी, तब तक दूसरा बंदा भी थोड़ा शांत हो जाता है। तो या तो उल्टी गिनती गिने, या अपने आप को सिचुएशन से सेपरेट करें, कहीं बाहर जाएं, अलग से कमरे में जाएं, और या फिर एक गिलास ठंडा पानी पिए। उसमें भी आपके हाथ में थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। करेक्ट प्रार्थना, नेक्स्ट टाइम आप ये ट्राई करके देखेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक और आसान तरीका होता है, कई बार जब हम अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते ना, और कई सिचुएशंस हो भी जाती हैं, क्योंकि हो सकता है दूसरा बंदा बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं है। एक और आसान तरीका है कि आप जो उस टाइम बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू एंगर ओनली, कोई भी स्ट्रांग इमोशन हो सकती है, आप अपनी एक कॉपी में उसको पेज पर लिख दीजिए। क्योंकि जो हमारी स्ट्रांग इमोशन होती है उसको आउटलेट चाहिए होता है। तो हम अगर बोल के नहीं व्यक्त कर सकते, उसको बाहर नहीं निकाल सकते अपने सिस्टम से, तो उसको एक पेज पर कहीं लिख लीजिए। और आप अगर उसको लिख के रखना भी नहीं चाहते, आपको ये लगता है कि कहीं कोई इसको पढ़ लेगा एंड यू डोंट वांट अदर्स टू रीड दैट, आप वो पेज पर लिख लीजिए और फिर उस पेज को फाड़ कर फेंक दीजिए। ये भी आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि आपकी जो स्ट्रांग इमोशन है उसको एक थोड़ा सा आउटलेट मिल जाएगा कि सिस्टम से बाहर। क्योंकि नहीं तो आप जब तक व्यक्त भी नहीं करेंगे तो कई बार आपको वो चीज परेशान करती रहती है। तो या तो आपको डायरी राइटिंग की आदत हो, कि अगर आप बहुत व्यक्त नहीं कर पाते तो अपनी डायरी में लिखें, और अगर डायरी राइटिंग की हैबिट नहीं भी है तो आप एक पेज पर उस टाइम उस अपनी फीलिंग को, जो भी आपकी बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, उसको लिखें, और आप उस पेज को फाड़ कर फेंक भी सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप ये भी ट्राई करके देखेंगे। ऑल राइट। ओके मैम। या दीपिका, आपके पास कोई क्वेश्चन है बेटा? दीपिका। ओके। किसी और बच्चे के पास कोई क्वेश्चन? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। यू कैन अनम्यूट एंड देन आस्क। प्रार्थना, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? सचिन, आपका हैंड रेज दिख रहा है मुझे। अगर किसी स्टूडेंट का अभी कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आसमा, आपके पास कोई क्वेश्चन है? आसमा? यस मैम। हाँ जी, बताइए। मैम अभी आपने जैसे कहा कि मतलब अगर हमें गुस्सा आ गया और हम उस पर कुछ रिस्पॉन्स कर दें, मैम हमने कर दिया, मानो जैसे कुछ रिस्पॉन्स किया, उसके बाद फिर बात मतलब बहुत बिगड़ गई, हम्म बात नहीं हो रही है उसके बाद पेरेंट्स से या दोस्त से,
तो फिर मैम हम्म, क्या करना चाहिए? वेरी तब मैम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गिल्टी भी फील हो रही है लेकिन। और बहुत तो बार फिर ये होता है कि हर बार भी चाहे हम अपने आप को कितना ही सिखा लें, सोशली अवेयर, रिस्पॉन्ड, पर सिचुएशंस ऐसे हो जाती हैं। उसमें यस मैम। आपके काम आएगा कम्युनिकेट वर्ड। अगर आपने बाद में जब आप शांत हुए, और चाहे वो आपसे सीनियर हैं, चाहे वो आपसे जूनियर हैं, चाहे बराबर के हैं, और आपको ये रियलाइज हो गया कि ये गलती हो गई, यू डेफिनेटली हैव टू कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड कर सकता है। अगर आप जाकर बोलने में कंफर्टेबल हैं, आप जाकर सॉरी फील कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट वो बंदा आपको माफ नहीं भी करेगा, लेकिन दो फायदे होंगे, आपने अपनी जो गिल्ट फीलिंग है वो नहीं आएगी कि जो मुझे सॉरी बोलना था मैंने बोल दिया, बात कह दी। मे बी उस मोमेंट वो आपको ना माफ करे, बट धीरे धीरे वो चीज कम हो जाएगी, है ना। अगर आप इस तरह के इंडिविजुअल या बच्चे हैं जो बोलकर नहीं बोल सकते, जैसे आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मुझे बोलने से लिखना ज्यादा पसंद है, तो चाहे आप फोन पे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे कागज पर लिख कर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सामने नहीं जा सकता, तो आप लिख कर भी अपना सॉरी या अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं, अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस वजह से मुझे ये, मैंने इस तरह बिहेव कर दिया क्योंकि मुझे इस तरह गुस्सा आ रहा था, एंड आई अपोलोजाइज, एंड कैन वी प्लीज कम बैक ऑन बेटर टर्म्स, या जो भी आप लिखना चाहें। तो या तो बोलकर, लिख कर, व्हाट्सएप कर, टेक्स्ट कर, इमोजी भेज कर, कार्ड बनाकर, किसी भी तरीके से आप उनको अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, और थोड़ा उन्हें टाइम भी दे सकते हैं। एज आई सेड कि ये उम्मीद ना रखें कि जैसे आपने सॉरी बोला या अपनी बात व्यक्त की वो तुरंत आपको सही हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। अगर उनको टाइम चाहिए, गिव देम टाइम, है ना। दूसरों को समझना भी बहुत जरूरी है, बट धीरे धीरे आई एम श्योर ये चीज सुलझ जाएगी। और अगर कोई ऐसी भी सिचुएशन आए कि नहीं ही बंदा आपको माफ कर रहा है या जिससे भी आप कर रहे हैं, देन आपको उतना भी समझना चाहिए कि मूव ऑन, आपसे गलती हो गई, आपने सॉरी बोल दिया, माफी आपने मांग ली, या जो भी अपनी भावना व्यक्त करनी थी कर दी। अगर अब दूसरा बंदा नहीं ही समझ रहा है, तो यू नीड टू मूव ऑन। टाइम विल हील अप थिंग्स, टाइम विल डू थिंग्स बेटर। ठीक है आसमा? यस मैम। ओके। सचिन आपका कोई सवाल? सचिन कोई क्वेश्चन है? ओके, तो मैम आई थिंक आज के लिए बहुत अच्छा सेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है बच्चों के लिए। सो थैंक यू थैंक यू। सो मच। तो अभी के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन, बच्चों को कोई भी क्वेरी होगा तो वो मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माला मैम, एंड थैंक यू सो मच टू डियर स्टूडेंट्स ऑल्सो, जिन्होंने बहुत ही पेशेंस से ये सारा सेशन सुना। एंड मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि आप इसमें से कुछ चीजें सीखकर अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करेंगे, ताकि आप स्कूल लेवल पर, जॉब में आगे जाकर पूरे अच्छी तरीके से आप सफलता का श्रेय पा सकें। थैंक यू वेरी मच।